Good morning. Today I am going to teach you about motional EMF. मोशनल EMF क्या होता है, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं. EMF induced at the ends of a conductor due to its motion in the magnetic field is called motional EMF. जब कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके एंड्स पर जो EMF इंड्यूस होता है उसको हम मोशनल EMF कहते हैं, क्योंकि ये मोशन के कारण उत्पन्न होता है, मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको मोशनल EMF कहते हैं. इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिए. एन EMF induced at the ends of a conductor due to its motion in the magnetic field. In the magnetic field is called motional EMF. मोशनल EMF. ये मोशनल EMF की डेफिनेशन है. इसके लिए फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं. अब हम लोग मोशनल EMF का एक एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं. कंसीडर ये मैग्नेटिक फील्ड बी directed inward direction to the plane of board. एक मैग्नेटिक फील्ड को आप कंसीडर करिए जो इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन में है. ऐसे आप एरोज की को इमेजिन करिए जो इस बोर्ड के अंदर एंटर कर रहे हो. इस तरह से ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. Consider a magnetic field directed perpendicular inward direction to the blackboard, and ये कंडक्टर PQ, a conductor PQ move on a metallic frame. एक ये मेटालिक फ्रेम है जिस पर ये मूव कर रहा है. कंसीडर ये कंडक्टिंग रॉड PQ मूविंग एट द मेटालिक फ्रेम एज शोन इन द फिगर, एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज along x axis as shown in the figure from left to right. यहाँ Consider a conducting rod PQ moving at a metallic frame. ये metallic frame है as shown in the figure. Direction of velocity is along x axis from left to right. अब आप जानते हो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना होगा. इसके पार्टिकल्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं. तो एज यू नो दैट कंडक्टिंग रॉड PQ is made up of the particles proton, electrons and neutron. As it moves in a magnetic field, a Lorentz force acts at the particles of the rod PQ. जैसा कि आप जानते हो कि रॉड PQ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है. जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उन पर ये फोर्स काम करता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. एज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड दे आर मूवेबल. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं.
इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। ए लॉरेंज फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, उस पर एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। एज यू नो दैट फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, फिंगर्स जो हैं रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। छड़ रॉड इस तरफ मूव कर रही है, थंब को हम इस दिशा में रखेंगे ऐसे, और फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द पाम। यदि हम अपने हथेली को, पाम को इस तरह से स्ट्रेच करें, फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, थंब जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव पार्टिकल्स पर परपेंडिकुलर टू द पाम, हथेली के जो है परपेंडिकुलर होती है। यहाँ बहुत अच्छे से आप समझिए, जो ये नियम आपके लॉरेंज फोर्स के नियम हैं, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स पर परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू P। यहाँ हम लिख रहे हैं, आप अच्छे से समझें कि लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू P। देयरफॉर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज, नेगेटिव पार्टिकल्स पर जो होगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो होगा नीचे की तरफ, इस तरफ। पॉजिटिव पार्टिकल्स पर जो फोर्स की डायरेक्शन आपने ज्ञात किया राइट हैंड थंब रूल से, वो होता है आपकी फ्रॉम Q टू P, ऊपर की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन यहाँ नेगेटिव होगी। पॉजिटिव पर यहाँ हम लिखते हैं P टू Q, Q टू P, ये ऊपर की तरफ है Q टू P, और नेगेटिव पार्टिकल्स पर हो जाएगा P टू Q। ये आप अच्छे से समझें, इस रूल को हम एक एक करके आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं। लॉरेंज फोर्स जब यहाँ पर आपका काम करता है तो ये P से Q की तरफ मूव करते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम P टू Q। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंड P बिकम्स पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ आते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एंड P becomes positive and end Q becomes negative. Therefore an EMF is induced, जिससे एक EMF इंड्यूस हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस हो जाता है at the ends of the conductor. This is known as motional EMF. ये आपको हमने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं। लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो F इक्वल टू QVB साइन थीटा, आप ये पढ़ चुके हो, यहाँ हम लिख रहे हैं, ये लॉरेंज फोर्स का फार्मूला है QVB साइन थीटा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, Q की जगह E लिख देंगे, V इज वेलोसिटी एंड V इज मैग्नेटिक फील्ड। एज द रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। This is EVB. This is the Lorentz force, magnetic force Fm. This is magnetic force. As you know that when EMF is induced and electric field is established at the ends of conductor, in the conductor, जब EMF induce हो जाता है तो कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है।
and strength of electric field is E equal to V upon L, where V is electric potential and L is the length of conductor. And from here we get V equal to EL. अब यहाँ आप देखिए एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स काम करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी काम करेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम करता है आप जानते हो F इक्वल टू, इसको ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड FE से लिख रहे हैं। आप जानते हो F इक्वल टू QE, ये भी आप रफ वर्क यहाँ लिखते हैं, दिस इज रफ वर्क। F इक्वल टू QE, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, हियर Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है EE। इसकी डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है आप जानते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। तो यहाँ आप देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करना चाहो तो हम किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो जिस तरफ मूव करता है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू Q, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज पर हम फिर लिखते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स at positive charge, at positive charge from P to Q, पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ मूव करेगा, अगर रख देंगे पॉजिटिव तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव प्लेट है, इस तरह से P टू Q। लेकिन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज पर इस दिशा में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा फ्रॉम Q टू P, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हो जाता है F इक्वल टू FE, आपका FE है ये, FE इक्वल टू EE फ्रॉम Q टू P। ये पॉजिटिव चार्ज पर ये फोर्स इलेक्ट्रिक काम करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फ्रॉम Q टू P। यहाँ आप देख रहे हो जो लॉरेंज फोर्स है वो P टू Q काम कर रहा है, ये आपका नेगेटिव पार्टिकल पे यहाँ लिखा गया है। लॉरेंज फोर्स Fm फ्रॉम P टू Q, इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम Q टू P। लॉरेंज फोर्स P टू Q, इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम Q टू P, बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड देयरफॉर ये स्टेज रीच्ड, इन दोनों फोर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं, बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, बट ए स्टेज रीच्ड व्हेन बोथ फोर्सेज बिकम्स इक्वल। इन दिस कंडीशन, ये हम आपको यहाँ से मिटा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में Fm इक्वल टू Fe, और ये हो जाता है आपका Fm की वैल्यू EVV है और Fe की वैल्यू EE है।
यहाँ से ई आपका कैंसिल हो जाता है, वी बी इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू आपको यहाँ से हम पुट करते हैं। हमें ईएमएफ जो है आपको ज्ञात करना है, ईएमएफ ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। ई की वैल्यू होती है वी अपान एल, फ्रॉम 1 ई इक्वल टू वी एल, ये आप वैल्यू यहाँ रखते हो। दिस इज वी बी एंड वी अपॉन एल। Here small v is velocity and capital V is electric potential, EMF, V equal to VBL. This is the expression for EMF. आप इसको E से भी डिनोट करते हैं, EMF VBL। इस तरह से मोशनल EMF की वैल्यू आपकी आती है VBL। अगर करंट की बात करें हम, इंड्यूस्ड करंट क्या होगी ड्यू टू मोशनल EMF, तो ये हो जाता है आपका, इसको हम मिटा रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू E अपान R। आप ये जानते हो EMF upon R। If R is the total resistance of the circuit, अगर ये जुड़ा हुआ है, R का मतलब रेजिस्टेंस आपका केवल PQ का लिया जा रहा है। अगर ये सर्किट कंप्लीट होती है तो इनके रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। Here only resistance of PQ is taking in consideration, और ये हो जाता है I इक्वल टू EMF की वैल्यू यहाँ से आप रखते हो VBL अपॉन R। L कैपिटल L ना, या स्मॉल L ही लिखा गया था, आप स्मॉल L लिख लेंगे VBL, और ये हो जाता है VBL अपॉन R। फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, इस पर कितना फोर्स काम करेगा जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। फोर्स एक्टिंग, दिस इज करंट, इंड्यूस्ड करंट इन द मेटालिक रॉड PQ, फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड PQ, F इक्वल टू I L B sin theta, and sin theta is 90 degree, this is I L B। I की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, फोर्स एक्टिंग ऑन द मेटालिक रॉड F इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ से आप पुट करते हो, तो ये हो जाता है VL अपॉन R। ये हो गया आपकी I की वैल्यू, VL अपॉन R, L इंटू B। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन मिलता है F इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। अगर हम पावर कितना डिसिपेशन होगा, इसमें जो है रेट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा, अगर ये हम ज्ञात करें, पावर डिसिपेशन इन द मूवमेंट ऑफ द रॉड PQ, मोशनल EMF के कारण जो हमें वर्क करना पड़ेगा, अगर हम पावर ज्ञात करें तो पावर हो जाती है, पावर आप जानते हो P इक्वल टू W अपॉन T होता है पावर के लिए, और ये होता है वर्क F इंटू डिस्टेंस X अपॉन T। दिस इज, ये आपका वर्क का हो गया। X अपॉन T को हम लिखते हैं V, ये फार्मूला पावर के लिए होता है। और अगर हम पावर की वैल्यू यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाता है F हो गया B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R इंटू V, ये हो जाता है V स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं
V square L square upon R. This is the power dissipation in the movement, in the motion of the metallic rod. इस तरह से हमने आपको मोशनल ईएमएफ के विषय में बताया कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। इसके एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं कि मोशनल ईएमएफ कब डेवलप होगा, कैसे जो है, इसके विषय में हम एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहले, जब कोई भी एरोप्लेन वो जब फ्लाइट करता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो उसके विंग्स के बीच में कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वो मूव करता है। तो पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को आप समझिए। अगर ये अर्थ है तो इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इस तरह से, और इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को आप समझिए। आप अर्थ को इमेजिन करिए, एक ग्लोब को इमेजिन करिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल करके साउथ पर आती है। इस तरह से तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। आप वैसे इमेजिन करें, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल कर साउथ पर आ रही है। आप इमेजिन करें डायग्राम के माध्यम से, आपको कम समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को आप इमेजिन करिए जैसे एरोज, हॉरिजॉन्टल एरोज इस तरह से गई हुई हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। और वर्टिकल कंपोनेंट्स को जब आप इमेजिन करिए तो वर्टिकल एरोज को इमेजिन करिए ऐसे, दिस इज, इस तरीके से ये वर्टिकल एरोज हैं। तो जब एरोप्लेन आपका हॉरिजॉन्टली विंग आपका फ्लाइट करता है, व्हेन एरोप्लेन मूव्स in horizontal direction, मतलब वो हॉरिजॉन्टली ऐसे उड़ रहा है, तो वो जब ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को ये कट करता है। व्हेन एरोप्लेन मूव्स एट हॉरिजॉन्टल एट ए डिफिनिट हाइट, व्हेन एरोप्लेन मूव्स in horizontal direction at a definite height, it cuts the vertical components of the magnetic field of earth। ये आपका एरोप्लेन अगर है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को ये कट करता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वर्टिकल कंपोनेंट्स को चेंज होते हैं उसमें। वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड cuts the wings of, जो विंग्स हैं इसके, विंग्स ऑफ एरोप्लेन cuts the vertical components of Earth's magnetic field। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इस तरह से ये जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में उसके विंग्स मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जब
एरोप्लेन एक डिफिनिट हाइट पर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट्स को कट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और आप जानते हो EMF इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी के कारण उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोशनल EMF ऑफ द विंग्स ऑफ एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए डेफिनिट हाइट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से जब आपका एरोप्लेन नीचे की तरफ उतरता है, जब कोई भी एरोप्लेन वर्टिकली वो नीचे की तरफ उतर रहा है, तो आपका क्या होगा, उसके विंग्स जो हैं जब नीचे ऐसे उतर रहा है तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये हमने आपको अपनी फिंगर्स को ऐसे दिखाया है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ये कट करता है। जब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा, अगर फैन आपके इस तरह हो जाएंगे इस तरह से, तो कोई कट नहीं होगी, ये लॉन्ग द डायरेक्शन हो जाएगा। और जब ये सीधे आपका उतरता है, मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड व्हेन द विंग्स ऑफ एरोप्लेन is in east and west direction, they cuts the horizontal components of the earth's magnetic field, and in this position also an EMF is induced between the wings of the aeroplane. So when aeroplane moves in vertical direction, it cuts the horizontal components of Earth's magnetic field. When it is in the direction in east and west direction, जब वो आपका एरोप्लेन उतरता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कट करता है, उसके विंग्स जो हैं, और इस कारण से जब वो ईस्ट वेस्ट में होता है तभी कट करता है। अगर उसके विंग्स ईस्ट टू साउथ होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाते हैं, ऐसे में कोई भी चेंज नहीं होता है। और जब वे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको कट करते हैं, और देयरफॉर एन EMF इज आल्सो इंड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ द विंग्स ऑफ। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, कई सारे एग्जांपल्स आपको बताए गए। मान लीजिए कि ये एक आपकी मेटालिक रॉड है और ये एक आपकी ग्लास रॉड है। दिस इज ग्लास रॉड ऑफ आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल्स, ये इनकी साइज एकदम समान है। दिस इज मेटालिक एंड ग्लास रॉड। अगर ये आपका ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, दोनों ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये दोनों अगर फॉल करती हैं फ्रॉम द सेम हाइट, if a glass rod and metallic rod, identical glass rod and metallic rod, both fall on the ground at the same height, तो इनमें से कौन पहले गिरेगा, कौन कम समय लेगा, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कट करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आप जानते हो नॉर्थ टू ईस्ट होते हैं,
तो इनको एक कट करेगा। इस कारण से ये आपका मेटालिक है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसके मोशन का विरोध करेगा। आप फैराडेज लॉ से जानते ही हो, और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए ये गिरने में ज़्यादा टाइम लेगा। और ये आपका ग्लास रॉड जो है ये कंडक्टिंग नहीं होता है, इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, नो एनी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इज इंड्यूस्ड। तो इस तरह से दोनों के फॉल करने में कौन ज़्यादा समय लेगा, या किसकी ग्रेविटी भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए जो ग्रेविटी है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जो काम करने लगता है। तो इस तरह से ये आपका जो है ज़्यादा टाइम लेगा, ये स्लोली मूव करेगा और ये तुरंत इसका मूव कर जाएगा, इस पर ग्रेविटी जो है ज़्यादा काम करेगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ईएमएफ पर। इस तरह से हमने आपको ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, इसके एग्जाम्पल्स, पावर डिसिपेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।